Okay, let's start our class, right? So, in the previous class, we learned about the elevation of boiling point, right? So, elevation of boiling point क्या होता है कि जिसके अंदर भाई एक प्योर सॉल्वेंट है और उसके बाद जो हमने सॉल्यूशन लिया, यानी कि प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट हमने ऐड किया। नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट ऐड करने की वजह से क्या हो रहा था कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था, तो बॉइलिंग पॉइंट जो हमें प्योर सॉल्वेंट का मिल रहा था उससे कहीं ज्यादा हमें सॉल्यूशन का मिल रहा था, राइट? तो इसके अंदर हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। तो हमने ये भी देखा था कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? तो उस पॉइंट पे जाके जो सॉल्यूशन जो है हमारा प्योर सॉल्वेंट है वो बॉइल होता है। लेकिन जब हमने इसके अंदर सॉलिड सॉल्यूट को ऐड किया तो यहां पे हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिला। तो चेंज क्या था कि बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, राइट? इसीलिए हमने उस थियरी को जो नाम दिया था वो था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का हमने मैथमेटिकल स्टेप भी डिराइव किया था, राइट? उसके फॉर्मूले के ऊपर से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करने वाले जो इस चैप्टर में आएंगे, राइट? वैसे तो थियरी के बाद भी न्यूमेरिकल्स है, लेकिन मैंने उससे कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि पहले हम थियरी देख लेंगे, बाद में मैं न्यूमेरिकल्स भी आपको करवा दूंगा, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह से हमने एलिवेशन देखा था कि सॉलिड सॉल्यूट ऐड हो रहा है, तो उसके ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट से कहीं ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा था। तो आज की जो थियरी है हमारी वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, राइट? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि एलिवेशन था तो वो एलिवेट हो रहा था बॉइलिंग पॉइंट। यहां पे डिप्रेशन यानी कि कम होना, राइट? लेकिन किसका? फ्रीजिंग पॉइंट का। क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट का। तो जिस तरह से हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में देखा था, उसी तरह यहाँ पे भी हम प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का एग्जांपल लेने वाले हैं, राइट? तो प्योर सॉल्वेंट मान लो कि हमारे पास है बीकर में प्योर सॉल्वेंट। ये हो गया हमारा प्योर सॉल्वेंट। और दूसरा है हमारे पास सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसलिए बोल रहे हैं हम कि पहले प्योर सॉल्वेंट था, उसी के अंदर अब हम सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज सॉल्यूशन। सो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हमने देखा था कि प्योर सॉल्वेंट के अंदर अगर हम सॉलिड सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। But in this theory, depression of freezing point, when you are adding the non-volatile solute in the pure solvent, what will happen? Its freezing point will be more down, यानी कि जो इसका ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट होगा उससे कहीं ज्यादा वो डाउन आ जाएगा। किसका? सॉल्यूशन का, राइट? तो मान लेते हैं कि पहला जो हमारा सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का ये है, राइट? मान लो कि हमारा ये पॉइंट है। बट नाउ यू आर एडिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, व्हाट विल हैपन? इट्स फ्रीजिंग पॉइंट विल बी मोर डाउन। व्हाई इट्स डाउन? बिकॉज कि जैसे हमने देखा था कि वेपर प्रेशर जो है जनरली प्योर सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है, तो वेपर प्रेशर तो इंक्रीज होता है, इसके अंदर वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, राइट? बट इट रिक्वायर लेस टेम्परेचर, इट रिक्वायर मोर टेम्परेचर, राइट? तो एज अ एग्जाम्पल अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, कितना? 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बन रहा है, राइट? तो जनरली अभी रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में है, राइट? तो अगर इसको हम धीरे धीरे इसका अगर फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम करते जा रहे हैं, क्या करते जा रहे हैं? उसको कम करते जा रहे हैं। तो यानी कि उसका ओरिजिनल जो था इससे भी कहीं ज्यादा वो डाउन आ गया। कब? जब हमने इसके अंदर
सॉल्यूट ऐड किया तब, राइट। तो यहाँ पे अभी वो चीज भी हमें समझनी पड़ेगी कि वेपर प्रेशर किस तरह से यहाँ पे इफेक्ट करेगा। तो वी कैन से दैट यहाँ पे क्या बन रहा है, वाटर से लेके आइस बन रहा है। क्या बन रहा है हमारा, वाटर टू आइस, यानी कि यहाँ पे वो लिक्विड फेज में है और यहाँ पे सॉलिड फेज में है। तो वेपर प्रेशर जो होगा किसका, लिक्विड का, और वेपर प्रेशर सॉलिड होगा, इसमें डिफरेंस क्या आएगा। जो टेम्परेचर होगा लिक्विड का और आफ्टर डिफ्रीजिंग सॉलिड जब फ्रीज हो जाएगा, राइट, तब आइस का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले जरूरी चीज की फ्रीजिंग पॉइंट कब मिलेगा हमें, जिस तरह से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देखा था, जिसके अंदर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पे क्या होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज is equal to the vapor pressure of solid phase. This point is known as a freezing point. This point is known as a freezing point. Understood what I am trying to say? I'll see Janvi, meet, hit. Meet. I will say, okay. See what happened here. Vapor pressure in liquid phase, it will, when vapor pressure of solid phase, that point is known as a freezing point, right? तो वहां पे हमने क्या देखा था, vapor pressure is equal to the atmospheric pressure. But here we are taking two liquids and we are talking about the freezing point. तो ओरिजिनल जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा उससे कहीं ज्यादा डाउन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि मान लो कि लिक्विड फेज में उसका 0 है, तो वो और कहीं ज्यादा डाउन हो जाएगा सॉलिड में लाने के लिए, राइट। तो सॉलिड में लाने के लिए वो और कहीं ज्यादा डाउन हो जाएगा। तो कैसे आएगा, चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। ये दोनों मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, राइट। बाद में एक मिनट ये रखता हूं तो आपको समझ में आएगा, राइट। वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट। ये डेफिनेशन इसलिए मैं रख रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आए, राइट। चलिए तो मान लेते हैं कि प्योर सॉल्वेंट है हमारे पास, मैथमेटिकल स्टेप पे जा रहे हैं हम लोग, राइट। तो हमने वहां पे क्या लिखा था, बॉइलिंग पॉइंट के लिए TB लिखा था हमने। तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है तो हम यहाँ पे TF लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि प्योर सॉल्वेंट का जो है, हम इनिशियल जो रहता है, इनिशियल, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, TB नॉट लिखा था हमने बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका है TF नॉट या फिर TF0, और जो फाइनल आएगा सॉल्यूशन का वो हम लिखेंगे TF, राइट। और जो डिफरेंस क्रिएट होगा दोनों के बीच में उसको हम बोलेंगे डेल्टा TF, राइट। अभी बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा कि वो मान लो कि 80 है तो 80 से अप जा रहा था, इसीलिए हम लिखते थे कि TB माइनस TB0। लेकिन यहां पे तो क्या है, देखो कि प्योर सॉल्वेंट का है 0, तो ये तो 0 से भी ज्यादा डाउन जा रहा है। तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, 0 की होगी ऑलवेज। तो इनिशियल वैल्यू से भी वो डाउन जा रहा है, इनिशियल वैल्यू से अपर नहीं जा रहा है, इनिशियल वैल्यू से वो डाउन जा रहा है। इसीलिए हम डिफरेंस लिखे तो किसका लिखे, तो हम लिखेंगे इनिशियल माइनस TF फाइनल, राइट। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0 माइनस TF, यानी कि द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज नथिंग बट इट इज डिफरेंट बिटवीन इनिशियल freezing point of solvent, initial freezing point of solvent and freezing point of solution. Boiling point में कुछ उल्टा देखा था हमने, क्या देखा था, freezing point of solution minus boiling point of solution minus boiling point of solvent, right? तो यहाँ पे ये हो गया डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0 माइनस TF,
राइट। यहां तक थियरी सबको समझ में आई, यस और नो? I'll see Janvi, meet it. Okay. See, अगर हम दोनों थियोरी को अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों में हमें एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी कि दोनों में प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट और व्हाटएवर ऐड करने के बाद में, यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स जब हम ऐड करेंगे, जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। क्या आएगा? कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, राइट। इसके लिए मैंने पहले भी एक एग्जांपल लिया था कि मान लो कि आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है जिसके अंदर आप आइस ऐड कर रहे हो, तो आइस ऐड करने से क्या होगा? वाटर आपका कूल हो जाएगा, राइट। यानी कि आपने सॉलिड सॉल्यूट ऐड किया तो पानी का टेम्परेचर पहले से भी कहीं ज्यादा डाउन हो गया, तो उसको हम बोलेंगे डिप्रेशन। लेकिन उसी ग्लास ऑफ वाटर में अगर हम आयरन रॉड जो हॉट होगा उसको ऐड करेंगे तो पानी का टेम्परेचर ओरिजिनल है इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि इसका टेम्परेचर एलिवेट हो रहा है, राइट। सो हियर वी कैन से दैट इफ द vapor pressure is decreased or vapor pressure is increased, if the elevation of boiling point, if the depression of freezing point is totally depend upon solute particle, right। solute particle कैसा है उसके ऊपर ही वो डिपेंड करेगा, राइट। तो यहाँ पे पहले हमने देख लिया कि जो डिफरेंस आएगा वो होगा हमारा TF नॉट माइनस TF। एक और चीज हमने देखी थी कि जो हमारा सॉल्यूट जो होगा, जो डिफरेंस जो आएगा हमारा ये, राइट। उसके बाद हमने ये भी लिखा था कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलालिटी, राइट। तो यहाँ पे भी सेम थिंग हम लिख दे रहे हैं, डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू M मोलालिटी, क्योंकि जो हम सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, उसी की वजह से हमें यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, राइट। दैट मीन्स कौन सी क्वांटिटी में हमने ऐड किया है वो एक डिपेंडेबल है, राइट। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। अभी हम ये प्रोपोर्शनल निकाल के इज इक्वल टू लिखेंगे, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हमने KB लिखा था, यहाँ पे हम लिखेंगे KF इनटू M। तो यहाँ पे हमारा KF जो हो जाएगा, जहाँ वहां पे हमने क्या बोला था? एलिवेशन कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा फ्रीजिंग कांस्टेंट, और यू कैन से डिप्रेशन, राइट। यहाँ पे दो तीन नाम आपको दिए हुए हैं, एक तो है फ्रीजिंग, इसको बोल सकते हैं हम मोलर कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर, वहां पे मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट बोलते थे, यहाँ पे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। एक और चीज है जिसको यहाँ पे दिया है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये तीन नाम है हमारे KF के यहाँ पे दिए हुए, राइट। फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट, राइट, या फिर आप इसे बोल सकते हो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। KB के लिए हम ये भी बोला था इबिलियोस्कोपिक, राइट। क्या है उसके लिए? इबिलियोस्कोपिक। नाउ ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी है कि इसके जो नाम है वो याद रखना है। फिर आपके एग्जाम्स के अंदर आएगा कि प्रूव द थियरी ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, तो आप बोलोगे सर क्रायोस्कोपिक वो क्या होता है, आपने तो कुछ सिखाया नहीं था, राइट। तो दो तीन नाम आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिए हुए हैं, राइट। तो क्रायोस्कोपिक का मीनिंग है कि डिप्रेशन जो होता है उसके लिए है, और इबिलियोस्कोपिक एलिवेशन के लिए है, राइट। तो ये हो गया हमारा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। तो चलिए M की वैल्यू तो हमें मालूम ही है, वापस से मोलारिटी के बारे में समझ लेते हैं। मोलारिटी अभी ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोलारिटी की डेफिनेशन क्या होगी? नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इन kg, राइट। तो इसके लिए हम लिखेंगे W2 डिवाइड बाय M2, W1 डिवाइड बाय 1000। तो ये M की वैल्यू हम इक्वेशन में लिख दे रहे हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू
KF into 1000 into W2 डिवाइड बाय M2 into W1। ये हो गया हमारा मैथमेटिकल स्टेप। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको बहुत ही यूजफुल होगा मोलर मास फाइंड करने के लिए, और डेल्टा TF जो है वो तो डिफरेंस दिया ही होगा, KF की वैल्यू भी डिपेंड करती है, राइट। अभी एक और चीज जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताना भूल गया था कि KB और KF की वैल्यू एज टेम्परेचर चेंज, राइट, द वैल्यू विल बी डिफरेंट, राइट। सो यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करने की जरूरत है कि द वैल्यू ऑफ KF एंड KB इज टोटली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर किसके ऊपर डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है उसके ऊपर भी वो डिपेंड करेगा, किसकी वैल्यू? KF एंड KB की। तो ये थियरी सबको समझ में आ गई ना? आपको क्वेश्चन होता होगा सर कि KF और KB की वैल्यू आई कहां से? जो हमारी टेक्स्ट बुक में टेबल दिया है KF और KB की वैल्यू, राइट, वो आई कहां से? तो इसके लिए आपकी टेक्स्ट बुक में दो और फॉर्मूला दिया है कि KF की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। सो KF के लिए हमारे पास लिखा हुआ है KF इज इक्वल टू R इंटू M1 इंटू TF स्क्वायर डिवाइड बाय W डेल्टा फ्यूजन एंथैल्पी इंटू 1000। अभी KF की बात की है हमने, डिप्रेशन कांस्टेंट की बात की है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है? डेल्टा H फ्यूजन, यानी कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, क्योंकि हम इसे फ्रीज कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं? फ्रीज, लिक्विड फेज में से सॉलिड फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे फ्यूजन यहाँ पे, राइट। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। दूसरा है KB, तो KB में भी सेम चीज है, R इंटू M1 इंटू TB स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इंटू 1000। तो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो है हमारा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, राइट। तो और M1 के R जो है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, राइट। M1 क्या होगा? सॉल्यूशन का मोलर मास होगा हमारा, राइट। ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, राइट। जो भी होगा M1 और N1 वो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, राइट। अंडरस्टूड? यस और नो? तो ग्राफ प्लॉट किया है वो है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, राइट। तो बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या देखा था कि प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, राइट, उससे कहीं ज्यादा सॉल्यूशन का होगा। और यहाँ पे हमने उसका सीधा उल्टा देखा है कि हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, उससे कहीं कम हमारा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमें देखने को मिलेगा, राइट। तो मान लेते हैं हमारा प्योर सॉल्वेंट जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ये है। तो इसको हमने इनिशियल पे लिखा था TF0, राइट। हमने क्या लिखा था? TF0, राइट। बाद में जब सॉल्यूशन आया, जब हमने सॉल्यूट ऐड किया तो उससे भी कहीं कम हो गया, राइट। तो वो हो गया हमारा ये, राइट। तो इसको हम यहां से लिखेंगे तो वो होगा हमारा TF, और ये आएगा हमारा डिफरेंस डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0 माइनस TF। ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो आप देख सकते हो कि इससे भी कहीं ज्यादा वो नीचे गया हुआ है, राइट। यू कैन सी ओरिजिनल जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट था उससे भी कहीं ज्यादा नीचे गया, इसीलिए इसी थियरी को हम बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना
उसको बोलते हैं डिप्रेशन। और वहां पे बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना यानी कि एलिवेट होना, इसीलिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। सो नाउ यू गॉट इट, हियर इट, यस और नो? चलो तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में, जिसके अंदर हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। बाय बाय।